नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना की हार के साथ ही अंग्रेजों के शासन की क्या हुई, स्थापना हुई। मई 1765 में क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार भारत आया। इस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, जो मीर जाफर का पुत्र था। मीर जाफर की फरवरी 1765 में मृत्यु हो गई थी। क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संधि हुई थी, जिन्हें इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और शाह आलम सेकंड के मध्य हुई थी, जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी गई। यानी मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने ले ली? अंग्रेजों ने ले ली। और कड़ा और इलाहाबाद मुगल सम्राट को सौंपा गया। कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास था, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से लेकर के कड़ा और इलाहाबाद को मुगल सम्राट को सौंपा गया। साथ ही मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन क्यों दी गई? क्योंकि अंग्रेजों ने इसी पेंशन के एवज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार लिया था। यानी जो मुगल सम्राट था उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक में खरीदा था। एक तरीके से कह सकते हैं इसे, ठीक है। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और क्लाइव के मध्य 16 अगस्त 1765 को हुई। इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर सारा क्षेत्र, जो शेष क्षेत्र जो बचा था, वो नवाब को वापस सौंप दिया गया था। कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिया गया था? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को दे दिया गया था। इसके अलावा अवध नवाब 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के अंग्रेजों को देंगे। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दिया गया। अवध में कर मुक्त व्यापार अंग्रेजों को दिया गया। बनारस और गाजीपुर के लगान का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया। अंग्रेजी सेना अवध के नवाब के साथ रहेगी। यानी कहा यह गया था कि भी अवध के जो सीमा क्षेत्र है उसकी रक्षा करने के लिए अंग्रेजी सेना हमेशा अवध के नवाब के साथ रहेगी। परंतु हकीकत यह था कि अंग्रेजों को क्या था? अवध पर अपना अधिकार ही स्थापित करना था। इसलिए अंग्रेजी सेना क्या हुई? अवध के नवाब के साथ रही। बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, जो क्या था? अल्पवयस्क नवाब था, जो 1765 से 1767 तक ही शासक रहा। इसे 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। क्यों दी गई वो आगे देखेंगे। और किसके संरक्षण में रहा था? ये रजा खां के संरक्षण में था। नजमुद्दौला के बाद में शासक बना सैफ-उद-दौला। 1767 से 1770 तक इसे 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। उसके बाद में अंतिम जो नवाब बना था बंगाल पर, वो बना था मुबारक-उद-दौला। 1770 से 1775 तक 10 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में। और 1775 में यानी 1775 में बंगाल के नवाब का पद ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं बंगाल में द्वैध शासन की। तो मुगल शासक औरंगजेब के समय हमने देखा था कि मुगल प्रशासन की तरफ से बंगाल पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। एक होता था सूबेदार, एक होता था दीवान। सूबेदार का कार्य होता था शांति व्यवस्था, कानून और सैनिक व्यवस्था बनाए रखना। दीवान का कार्य होता था राजस्व वसूली और वित्त का नियंत्रण करना। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के एवज में बंगाल की दीवानी और बंगाल के अल्प आयु नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के एवज में बंगाल की सूबेदारी, जिसे निजामत भी कहते हैं, का अधिकार भी क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया।
इसका मतलब ये है कि अब तक अंग्रेजों के हाथ में सिर्फ राजस्व का अधिकार था। अब अंग्रेज क्या कर सकते थे, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकते थे। यानी प्रशासनिक और वित्त दोनों अधिकार किसके हाथ आ गए थे, अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। वित्त अधिकार मुगल बादशाह से और प्रशासनिक अधिकार यानी निजामत का अधिकार किसे मिला, नवाब के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि द्वैध शासन क्या है और इसकी शुरुआत किसने की। तो द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने की। और द्वैध शासन का मतलब है कि एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो शासक वर्ग, यानी दो शासक वर्ग यहाँ कौन से हो गए, एक तो अंग्रेज हो गया और एक कौन हो गया, नवाब हो गया। अंग्रेज यानी कंपनी और नवाब हो गया था। कंपनी के अधिकार क्षेत्र में क्या था, दीवानी और निजामत था, ठीक है। और नवाब के अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक उत्तरदायित्व था। यानी कंपनी के पास में उत्तरदायित्व नहीं था, सिर्फ अधिकार थे, ठीक है। राजस्व वसूलते थे, वित्त का अधिकार था, सारे प्रशासन व्यवस्था का अधिकार था। और नवाब के पास में अधिकार बिल्कुल भी नहीं थे, परंतु उत्तरदायित्व नवाब के पास में था। यानी कंपनी उत्तरदायित्व विहीन अधिकार था और नवाब अधिकार विहीन उत्तरदायित्व के साथ था। यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जनता के सामने कौन था, उत्तरदायी नवाब था, ठीक है। लेकिन उसके पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था। कंपनी ने दीवानी यानी राजस्व वसूलने के लिए एक नए पद का सृजन किया जिसे उप दीवान कहते हैं। यह उप दीवान ब्रिटिश अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता था। उप दीवान के रूप में बंगाल में मोहम्मद रजा खान की नियुक्ति की गई। बिहार के उप दीवान के रूप में राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई और उड़ीसा के उप दीवान के रूप में राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई। यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल से दीवानी यानी राजस्व वसूलने का कार्य जो होगा वो मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय और राय दुर्लभ करेंगे। और यह राजस्व वसूल करके किसे देंगे, ब्रिटिश अधिकारी को देंगे, यानी अंग्रेजों को देंगे। इसी तरीके से निजामत यानी सूबेदारी का कार्य, जिसे प्रत्यक्ष रूप से तो किसे रखा गया था, बंगाल के नवाब को रखा गया था, परंतु इसके लिए भी एक नायब सूबेदार के पद का सृजन किया गया और इस नायब सूबेदार के रूप में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया। और इसी मोहम्मद रजा खान के संरक्षण में किसे रखा था, बंगाल के नवाब को रखा था। यानी दिखाने को तो बंगाल पर अभी भी अधिकार किसका है, नवाब का ही है, परंतु सारी व्यवस्था किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कंपनी को सारा अधिकार यानी दीवानी भी प्राप्त हो गया और निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त हो गई, तो फिर कंपनी ने सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन क्यों नहीं किया, क्यों उप दीवान और नायब सूबेदार की नियुक्ति की। तो कंपनी को सीधे शासन करने से कई समस्या थी। एक तो क्या था, उनका खर्च बढ़ता, और सीधी सी बात है कि जो कंपनी थी वो अधिक से अधिक क्या आई थी, धन लूटने के लिए आई थी। इसके अलावा भारतीयों का विरोध हो सकता था, उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि भारतीय अपने नवाब के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से शासन करने से जो कंपनी का वास्तविक स्वरूप यानी धन लूटने वाला जो स्वरूप था, जनता के सामने, दूसरे जो राज्य थे, जो प्रांत थे, उनके सामने क्या हो सकता था, उजागर हो सकता था। कंपनी के पास अभी प्रत्यक्ष और अनुभवी ब्रिटिश अधिकारियों की कमी थी, ठीक है, क्योंकि भारत का जो समाज था, भारत की जो संस्कृति थी वो क्या थी, भिन्न थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंपनी ने भारतीयों के सामने भारतीयों को ही रखा ताकि दोषारोपण किस पे हो सके, भारतीयों पे हो सके। जैसे ही कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ तो सीधी सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता से क्या करेगी, कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा धन लूटने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके सामने कंपनी ने नियुक्त किसे किया, भारतीयों को किया, ताकि दोषारोपण कंपनी के ऊपर ना आकर के भारतीयों के ऊपर ही आए। द्वैध शासन के परिणामों की अगर बात करें तो पूरे बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि कोई
जैसे मारवाड़ी में कहते हैं कोई धनी धोरी नहीं था, तो वैसे ही इसमें क्या था, कोई उत्तरदायित्व नहीं लेने वाला था और अंग्रेज क्या थे, ज्यादा से ज्यादा लूटने वाले थे। व्यापार वाणिज्य खत्म हो गया। अंग्रेजों ने जितना मन किया उतना उन्होंने क्या किया, टैक्स वसूला, उतना उन्होंने जो भारतीय व्यापारी थे उनसे टैक्स लिया। ठीक है, बंगाल का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण क्या कर दी, खेती छोड़ दी। इसके बाद में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे 1 करोड़ की आबादी क्या हुई, भूखमरी की शिकार हो गई। ठीक है, बंगाल की इतनी भयंकर दुर्दशा हो गई कि जो समृद्ध बंगाल था वो आज गरीब बंगाल हो गया था। अंत में क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया था। और क्या किया था, कलकत्ता में राजस्व परिषद की स्थापना की थी। नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था कि यानी आप कोई ना 12 लाख रुपए लो, 10 लाख रुपए लो, बैठो, अब आपको कोई भी शासन कार्य नहीं करना। 75 में तो नवाब के पद को ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। दीवान और नायब सूबेदार के पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर प्रशासन को क्या किया, सीधे अपने हाथों में लिया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल क्या था, भारत में ब्रिटिश राजनीति का क्या हो गया था, केंद्र बन गया था और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। द्वैध शासन जिस समय लागू हुआ था, उस समय द्वैध शासन के कारण बंगाल की जो स्थिति हुई थी, उस स्थिति को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में भी उठाया था और कहा था कि दुनिया में कोई सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितना भारत में कंपनी सरकार हो रखी है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।